हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पटेल। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला लेसन चालू किए हैं। पहला लेसन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर है। पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं वैद्युत आवेश, वैद्युत बल तथा कूलाम के नियम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हमें बताना है इप्सिलॉन नॉट का मान अथवा मात्रक। हमने बताया था कि इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात अथवा वायु की क्या होती है, वैद्युतशीलता। तो उसके बारे में हमको बताना है कि इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। इप्सिलॉन नॉट का मान एवं मात्रक। तो पहले हम मात्रक के बारे में समझते हैं, मात्रक क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मान बताते हैं मात्रक कि इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या था। उसके बारे में हम इसका डिस्कस करते हैं, इसका मान क्या होगा। तो चूंकि हमको मालूम है वैद्युत बल यह बराबर क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक, ये कूलाम के नियम से प्रूव किया था कि यह बराबर क्या, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल यह बराबर कितना होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम यहाँ से इप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपान F इंटू R स्क्वायर। हमको चाहिए इसका मात्रक, तो यहाँ से निकालना चाहेंगे इसका मात्रक। अतः इप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर यहाँ निकालना चाहें तो ये तो अचर है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या है, ये तो अचर है, ये हट जाएगा। अब यहाँ इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसके मात्रक गुणे इसके मात्रक बटे इसके मात्रक और इसके मात्रक के वर्ग के बराबर होगा। देखते हैं, हमको मालूम क्यू का मात्रक, और क्यू का मात्रक क्या होता है। क्यू का मात्रक, क्यू क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या था, कूलाम। तो इसका कूलाम, इसका कूलाम, तो क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे यह क्या है, बल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन फिर उसके बाद इंटू आर क्या है, दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर प्रति, बटे का मतलब क्या होता है, प्रति, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। इप्सिलॉन नॉट का मात्रक, यहाँ से इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, इप्सिलॉन नॉट का मात्रक। अब हम देखते हैं कि इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। तो चूंकि हमको मालूम है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9, ये इसका मान होता है। तो अगर यहाँ से इप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहे तो इप्सिलॉन नॉट, सॉरी, अगर इप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहे तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, 4 पाई गुणे गुणे 9 गुणे 10 की पावर 9। अब हमको मालूम पाई का मान क्या होता है, 3.14। तो पाई का मान यहाँ रखा जाएगा। तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, सॉरी पाई का मान रखना हमको, तो पाई का मान होता है 3.14 इंटू 9 गुणे 10 की पावर 9। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका मान आता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। ये होता है इप्सिलॉन नॉट का मान। और उसका मात्रा क्या होता है, यह मात्रा लिख लिया जाए,
कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया, और ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट का आंशिक मान। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तथा इसका आंशिक मान कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं मान हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं, अच्छा वैद्युत बल रेखाओं से पहले एक टॉपिक कल छूट गया था, उसके बारे में देख लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, कल हम शायद इसको हम भूल गए थे, इसको नहीं बता पाए थे, तो आज उसको हम बता दे रहे हैं कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। ठीक है, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि हमको मालूम है, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि किसी भी परमाणु का आवेश किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों के आने और जाने पर। किसी परमाणु पर जो आवेश आता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आने और जाने की वजह से उस परमाणु का पर आवेश आता है। ठीक है, तो इसका मतलब कल हमने ये भी बताया था कि अगर किसी परमाणु से आवेश बाहर निकलेगा तो उस पर कौन सा आवेश आता है, धन आवेश आता है। अगर उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाएगा उस पर, तो उस पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है। अर्थात किसी भी परमाणु का आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के जाने और आने पर निर्भर करेगा। और हमको ये भी मालूम है किसी भी परमाणु से या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। इसी तरह आगे या तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा डैश डैश डैश, इस तरह कितने या तो n इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। या ऐसा भी होता है कि किसी परमाणु में क्या होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन आएगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, या इसी तरह आगे इस तरह कोई इंटीजर टाइप का कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए या आधा इलेक्ट्रॉन निकल जाए। इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु से बाहर निकलेगा तो पूरा पूरा 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, सॉरी, ऐसा कभी नहीं होता है कि आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। निकलेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3/2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कभी निकलेगा तब पूरा पूरा 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इसी के आधार पर हमको बताना है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो किसी भी परमाणु का आवेश जो होता है, किसी भी परमाणु का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसी भी परमाणु का आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज होता है। अर्थात उस परमाणु का आवेश क्या होगा, या तो E होगा, 1 E कहिए या E कहिए, या 2 E होगा, या 3 E होगा, या डैश 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 NE होगा। जहाँ n क्या है, इंटीजर नंबर, जहाँ n क्या है, इंटीजर नंबर मतलब पूर्णांक संख्या है, n क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो हमने क्या बताया, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी भी परमाणु का आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। तो हमने क्या बताया, किसी भी परमाणु का आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज, ठीक है, पूर्ण गुणज अर्थात E, 2E, 3E, डैश 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 NE होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, होता है। इसे ही आवेश का
क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण होता है। अर्थात किसी भी परमाणु का आवेश कितना होगा, या तो E होगा, या तो 2E होगा, या 3E होगा, डैश डैश डैश, या तो NE होगा। ठीक है, कभी भी इस किसी परमाणु का आवेश क्या होगा, E/2 नहीं होगा, या 3E/2 नहीं होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, पूर्ण गुणज। अर्थात परमाणु का आवेश कितना होता है, परमाणु का आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस का Ne। जहां N क्या है, जहां N पूर्णांक संख्या है, ठीक। ये है, ठीक। तो आवेश का क्वांटीकरण सबको समझ में आया क्या होता है। किसी भी परमाणु का आवेश क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों के क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ये एक टॉपिक कल छूट गया था, इसलिए हम इसको यहाँ बता दिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। ठीक है, कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। किसी भी आवेश के चारों तरफ खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं या ऐसी काल्पनिक वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। क्या बताया हमने, किसी आवेश के चारों तरफ खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। उन्हें वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, कहते हैं किसी आवेश के चारों तरफ खींची गई ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक, अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से सदैव बाहर निकलती हैं और ऋण आवेश में क्या होती है, प्रवेश करती हैं। धन आवेश से सदैव क्या होंगी, बाहर निकलेंगी और क्या हो जाएंगी, ऋण आवेश से सदैव ऋण आवेश पर क्या हो जाएगा, सभी बल रेखाएं क्या होती है, एकत्रित होती है। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, अगर कोई क्या आवेश क्या धनावेशित हो या कोई धनावेशित हो, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, इससे बाहर निकलेंगी। सदैव क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होगी, धन आवेश से बाहर निकलती हैं। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से बाहर निकलती हैं तथा ऋण आवेश पे क्या होती है, एकत्रित होती है।
ऋण आवेश में क्या होती है, प्रवेश करती है या एकत्रित होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या धन आवेश से बाहर निकलेंगी और ऋण आवेश पर क्या होंगी, एकत्रित होंगी या उसमें प्रवेश करेंगी। ठीक है, ये कहते हैं वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है, क्या होगी, धन आवेश से बाहर निकलेंगी और क्या होगा, अगर ऋण आवेशित होगा तो उस पर क्या होगा, एकत्रित होंगी या उसके अंदर प्रवेश करेंगी वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, ये और जो बल रेखाएं होंगी वो क्या होगा, आवेश के पृष्ठ के सदैव लंबवत निकलती हैं। जो बल रेखाएं हैं वो क्या होगा, सदैव आवेश के पृष्ठ के अभिलंबवत निकलती हैं या तो प्रवेश करती हैं। ठीक है, तो अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम बताते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो इसके निम्नलिखित गुण होते हैं। इसके क्या होते हैं, निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सदैव धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। पहला गुण क्या है, वैद्युत बल रेखाएं सदैव सदैव क्या होगा, धनावेश से बाहर निकलती हैं तथा 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 ऋण आवेश पर क्या होता है, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, समाप्त होती है। क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, सदैव धन आवेश से बाहर निकलेंगी और ऋण आवेश पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। धन आवेश से बाहर निकलेंगी और ऋण आवेश पर क्या होंगी, समाप्त होंगी। जैसे देखिए, अगर यहाँ एक धन आवेश है और यहाँ पे क्या एक ऋण आवेश है। ठीक है, धन आवेश और ये ऋण आवेश, तो ये बल रेखाएं क्या होगी, धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर क्या होगी, समाप्त होगी। धन आवेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर क्या होगी, समाप्त होगी। धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पे समाप्त होगी। धन आवेश पे निकलेंगी, ऋण आवेश पे क्या होगी, समाप्त होगी। धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पे समाप्त होगी। इसी प्रकार ये धन आवेश से निकल रही है। ठीक है, और क्या हो रही है, ऋण आवेश पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, ये तो पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या होता है, दूसरा गुण वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आवेशों के समीप सघन होती हैं और आवेशों से दूर जाने पर क्या होती है, उनके बीच की दूरी क्या बढ़ती जाती है, सघनता घटती जाती है। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं आवेशों के समीप क्या होती है, सघन होती है। आवेशों के समीप सघन, सघन अर्थात पास पास, पास पास होती है तथा होती है तथा इनसे दूर जाने पर सघनता क्या होता है, घटता है। तथा इनसे दूर जाने पर क्या होगा, सघनता क्या होता है, सघनता
घटता है। मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ से जो आवेश के पास जो बल रेखाएं निकलेंगी, तो यहाँ की बल रेखाएं क्या काफी पास पास होंगी, यहाँ की और यहाँ की, और इनसे दूर जो बल रेखाएं हैं यहाँ पर, यहाँ की, तो इनके बीच क्या होगा, सघनता क्या होगा, घटेगा। पास वैद्युत बल रेखाओं के पास क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, सघन होती हैं, और उनसे दूर जाने पर क्या हो जाएगा, उनकी सघनता घटती है, मतलब वो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, दूर दूर हो जाती हैं। उसके बाद तीसरा नियम है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्यों? अगर ये बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो क्या दिक्कत होगा, तो अगर ये दोनों बल रेखाएं, मान लीजिए ये दो बल रेखाएं हैं, ठीक है, अगर ये दो बल रेखाएं हैं, अगर एक दूसरे को काटेंगे तो वहां पर दिक्कत क्या आएगा, तो अगर जहां कटान बिंदु है वहां पे क्या खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो वह स्पर्श रेखा क्या आती है, किसी भी बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो पहले इसको ही बता देना, तब इसके बाद ये बता देंगे, ठीक है। तो तीसरा गुण क्या है कि वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या दिखाता है, क्या प्रदर्शित करता है, वैद्युत बल रेखाओं, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखा है ये, तो किसी भी बिंदु, मान लीजिए यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची है, यह स्पर्श रेखा क्या होगा, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो तीसरा गुण क्या हो गया, वैद्युत बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो तीसरा गुण है वैद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक, ये हो गया तीसरा गुण इसका। चौथा गुण क्या हो जाएगा कि ये बल रेखाएं क्या क्या होगा, कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, नहीं काटती है। अगर वो एक दूसरे को काटेंगे तो क्या दिक्कत होगा, उसमें देखिए, अगर दो बल रेखाएं अगर एक दूसरे को काटेंगी तब क्या दिक्कत आएगा, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा खींची, इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक तो ये स्पर्श रेखा बनना है, एक ये स्पर्श रेखा बनना है, एक हमारा ये स्पर्श रेखा है और एक हमारा ये स्पर्श रेखा है। तो इस बिंदु पर क्या, जो मान लीजिए पी बिंदु है, इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं दिखाई दे रही हैं, दो स्पर्श रेखाएं दिखाई दे रही हैं, और दोनों स्पर्श रेखाओं की दिशा क्या अलग अलग है। तो हमको मालूम है वैद्युत बल रेखा पर किसी बिंदु पर अगर इस स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा किसको प्रदर्शित करता है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं, ये दोनों क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग है तो दोनों तीव्रताएं क्या होगा, अलग अलग होगी, दोनों तीव्रताएं क्या होंगी, अलग अलग होगी। तो ये कभी संभव ही नहीं है कि किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, किसी एक आवेश द्वारा दो हो, किसी एक आवेश द्वारा किसी वैद्युत बल पर, किसी एक आवेश द्वारा वैद्युत बल पर
किसी वैद्युत बल के किसी एक बिंदु पर दो तीव्रताएं प्राप्त हो, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इस किसी बिंदु पर क्या, इसका मतलब इस रेखा पर ये बल रेखाएं काट रही हैं, तो इस बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अर्थात यहाँ पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, दो है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा दो है। ऐसा संभव नहीं है किसी एक आवेश द्वारा दो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो किसी एक बिंदु पर, किसी एक एकल आवेश द्वारा किसी एक बिंदु पर दो तीव्रताएं उत्पन्न हो, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। काटेंगे तो ये कंडीशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा गुण क्या है, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, उसके बाद पांचवा देखिए, अच्छा हो जाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाओं, अगला ग्रुप बता दे, हो जाएगा। वैद्युत बल रेखाओं से समान दूरी पर जाने पर, वैद्युत बल रेखाओं से समान दूरी पर ऊपर नीचे जाने पर, ऊपर नीचे जाने पर बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर, समान दूरी पर एक दूसरे की क्या होती है, एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, समांतर होती है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या था, और ये बल रेखा इस बल रेखा की बात किया जा रहा है, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो, यहाँ बल रेखा ये बल रेखा क्या दूसरे के समांतर होगा, ये बल रेखा क्या होगा, इस बल रेखा के क्या होगा, समान दूरी पर और समांतर होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कुछ क्या हो गया, वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुणधर्म। ठीक है, और ज़्यादा हमको इसके बारे में नहीं बताना है, क्योंकि ये वैद्युत बल रेखा एग्जाम में आता भी नहीं है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे हम इसके वैद्युत बल रेखाओं की इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इतना गुण लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तब आगे हम पढ़ते हैं परीक्षण आवेश क्या होता है। परीक्षण आवेश, उसके बारे में समझते हैं। परीक्षण आवेश, हालांकि इसको भी हमको कल ही बता देना चाहिए, कल हमने इसके बारे में नहीं बता पाए, तो आज बता दे रहे हैं इसको कि परीक्षण आवेश क्या होता है। तो परीक्षण आवेश क्या होता है, एक ऐसा आवेश, परीक्षण आवेश क्या होता है, एक ऐसा आवेश जिसका अपना कोई भी क्या हो, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ना हो, अर्थात वो किसी अन्य पर क्या हो, अपना वैद्युत बल ना अर्पित कर रहा हो। एक ऐसा आवेश जिसका अपना कोई भी वैद्युत बल ना हो, वह केवल दूसरे आवेश का, दूसरे आवेश के बल को क्या करे, बस क्या करे, अर्पित, दूसरे आवेश के बल को अनुभव करे। वो किसी और पर क्या करे, किसी और आवेश पर क्या बल खुद ना लगा रहा हो, उसके वो क्या होता है, बस किसी दूसरे आवेश द्वारा क्या किया जाएगा, आकर्षित किया जाएगा या तो प्रतिकर्षित किया जाएगा। वो किसी आवेश को क्या करेगा, आकर्षित और प्रतिकर्षित नहीं करेगा। तो उस आवेश को हम क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। हम इसे क्या कहते हैं, क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश को किसे दिखाते हैं, क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो परीक्षण आवेश क्या होता है, एक ऐसा आवेश जिसका अपना खुद का कोई वैद्युत बल ना हो, उस आवेश को क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। एक ऐसा आवेश, एक ऐसा आवेश जिसका अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र ना हो, खुद का वैद्युत क्षेत्र ना हो, अर्थात वह
किसी अन्य आवेश पर किसी अन्य आवेश पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल ना लगा रहा हो। आवेश पर वैद्युत बल न लगा रहा हो, उसे क्या कहते हैं हम? परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे हम Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किसे दिखाते हैं? इसे Q0 से प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया? परीक्षण आवेश। ठीक है, यानी कोई दिक्कत नहीं है ना। परीक्षण आवेश क्या होता है? एक ऐसा आवेश जिसका अपना खुद का कोई वैद्युत बल ना हो, वह केवल क्या हो? दूसरे के वैद्युत बल को अनुभव करे, उस आवेश को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। इसे हम Q0 से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हमको थोड़ा सा पढ़ना है आवेशन की विधियां। किसी भी दो वस्तुओं को आवेशित करना है, कैसे आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आवेशन की विधि। आवेशन की विधि, आवेशन की विधियां। ठीक है, किसी भी परमाणु को आवेशित करना है तो इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है, किसी भी परमाणु को या किसी भी पदार्थ को आवेशित करना है तो इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। तो इसकी क्या है? इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें कुछ विधियों को हम बता रहे हैं। हम पहला विधि है घर्षण द्वारा आवेशन। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। तीसरा है हमारा है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो किसी भी परमाणु को आवेशित करने की निम्नलिखित विधियां हैं, जिसमें से कुछ विधियां क्या है? पहला क्या है? घर्षण द्वारा आवेशन है। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा क्या है? प्रेरण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करते हैं? हम दो पदार्थ को जब आपस में रगड़ते हैं, या दो परमाणु को जब आपस में रगड़ा जाता है, परमाणु ना बोलिए, दो पदार्थों को जब हम पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के वजह से क्या होता है? उन दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं? वो दोनों पदार्थों के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। मतलब रगड़ने की वजह से एक पदार्थ का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? निकल के दूसरे पदार्थ में चला जाता है। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस पर क्या आता है? धन आवेश आता है, और जिस परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जाता है, उसमें क्या आता है? ऋण आवेश आता है। और आवेशन की इस विधि को हम क्या बोलते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होगा? दो पदार्थों को हम रगड़ेंगे। ठीक है, तो रगड़ने की वजह से क्या होता है? किसी एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहर निकल के उस दूसरे पदार्थ में चला जाता है। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उस पर क्या आता है? धन आवेश आ जाता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर क्या आता है? ऋण आवेश आ जाता है। और आवेशन की इस विधि को हम क्या कहते हैं? घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया में आवेशन की इस प्रक्रिया में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रकार के आवेश प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में धन आवेश और ऋण आवेश दोनों प्रकार के आवेश प्रकार। जैसे हम क्या कोई भी एक कंघी ले लेते हैं, देखिएगा
कोई भी कंघी लीजिएगा, उसको बार बार रगड़िएगा, बार बार रगड़िएगा। उसके बाद थोड़ी देर रगड़ेंगे उसको, उसके बाद क्या करिएगा, उस कंघी को कागज के टुकड़ों पर ले जाइएगा। कागज के टुकड़ों पर ले जाएंगे तो क्या होता है, वो कंघी क्या होता है, उसके कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो क्यों आकर्षित करता है, रगड़ने की वजह से क्या होता है, उसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होने लगता है, बाहर चला जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए क्या होता है, बाहर चला जाता है। उस पर क्या होता है, रगड़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है, या उसकी भरपाई के लिए क्या होगा, कागज को अपनी ओर वो खींचने लगता है। ठीक है, तो रगड़ने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। रगड़ने की वजह से क्या हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है तो आवेशन की इस विधि को हम क्या कहते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। ठीक है, अब चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा, चालन द्वारा आवेशन में हम क्या करेंगे, हम मान लीजिए कोई एक क्या है आवेशित, कोई भी एक धनावेशित कण है, एक क्या है धनावेशित, ये क्या है आवेशित, ये आवेशित कण है। किसी भी आवेशित कण को किसी उदासीन परमाणु के पास ले जाते हैं, उदासीन उदासीन परमाणु, ये क्या है आवेशित परमाणु है, या आवेशित पदार्थ, या कहीं उदासीन पदार्थ। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे उदासीन पदार्थ, ये क्या है उदासीन पदार्थ है। ये हमारा क्या है आवेशित, या कहीं धनावेशित, मान लीजिए धनावेशित पदार्थ है। ठीक है, जब इन दोनों पदार्थों को आपस में हम किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो क्या होगा, इनके आवेशों का क्या होता है, आदान प्रदान होने लगता है, मतलब इसका आवेश क्या होगा, इसमें जाने लगता है, यह जाने लगता है। ठीक ना, तथा यह जाने की प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों का विभव, ये मान लीजिए का विभव V1 है, इसका विभव क्या हो जाए V2। ठीक है, जब तक कि दोनों का विभव क्या हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक है, इसमें से आवेश तब तक इस पे जाएगा जब तक कि इसका विभव क्या हो जाएगा, समान ना हो जाए। अगर ये धनावेशित है तो इस पे क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धनावेश होगा, आ जाएगा। अगर आवेशित परमाणु क्या है, ऋणावेशित है, तो उदासीन परमाणु पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो जब क्या करते हैं, किसी भी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन परमाणु के साथ जोड़ते हैं तो आवेश का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। ऐसा आवेश का आदान प्रदान की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों का क्या होता है, विभव समान ना हो जाए। ठीक है, तो आवेशन की इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। चालन के इस आवेशन में किसी परमाणु पर या तो धन आवेश आएगा या तो ऋण आवेश आएगा, दोनों साथ नहीं आएगा। अगर क्या उदासीन परमाणु के पास, उदासीन परमाणु से हम धन आवेश को जोड़ेंगे तो उस उदासीन परमाणु पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। तथा अगर उदासीन परमाणु को हम ऋण आवेश से जोड़ेंगे तो उस उदासीन परमाणु पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। दोनों आवेश साथ में नहीं उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन घर्षण में क्या होता है, घर्षण में क्या होता है, धन आवेश भी उत्पन्न हो रहा था और ऋण आवेश दोनों साथ में उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन चालन द्वारा आवेशन में क्या होगा, या तो उदासीन परमाणु क्या होगा, धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। कैसे होता है, जब किसी भी उदासीन परमाणु को किसी आवेशित परमाणु से जोड़ते हैं तो आवेश का आदान प्रदान होने लगता है। आवेशों का आदान प्रदान तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों का विभव क्या होता है, समान ना हो जाए। ठीक है, जैसे विभव समान हो जाएगा तो आवेश का आना जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और उदासीन परमाणु पर वह आवाज कितना आवेश आ जाएगा, अगर धनावेश होगा, धनावेश से जुड़ा है तो उदासीन परमाणु क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, उदासीन परमाणु क्या है, ऋणावेशित कण से जुड़ा है तो उदासीन परमाणु क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाता है। और आवेशन की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। ठीक, अब हमको पढ़ना है प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन, तो देखिए
चालन द्वारा आवेशन में और प्रेरणा द्वारा आवेशन में दोनों कंडीशन में आवेशों को क्या किया जाता है, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं। चाहे चालन द्वारा आवेशन किया जाए या घर्षण द्वारा आवेशन किया जाए, दोनों स्थितियों में आवेशों को एक दूसरे के समीप लाते हैं। जब तक समीप नहीं लाया जाएगा, जब तक उसको स्पर्श नहीं कराया जाएगा, तब तक कि क्या हो जाएगा, दोनों वो आवेश क्या होगा, आवेशित नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन प्रेरणा द्वारा आवेशन में क्या होता है, आवेश को स्पर्श नहीं कराते हैं। बिना स्पर्श कराए ये क्या करते हैं, हम उस आवेश को क्या, उदासीन परमाणु को क्या करते हैं, हम आवेशित करते हैं। कैसे करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एक उदासीन परमाणु, पहला स्टेप 1। सबसे पहले क्या लेंगे, हम एक उदासीन परमाणु लेंगे। ये हमारा क्या है, एक उदासीन परमाणु है, उदासीन परमाणु है, परमाणु है या पदार्थ के, ठीक है, एक उदासीन परमाणु है। ठीक है, इसके पास हम क्या करते हैं, एक कोई धनावेशित या इसके समीप, ठीक है, कोई धनावेशित या ऋणावेशित कोई परमाणु ले जाते हैं या पदार्थ ले जाते हैं। धनावेशित या मानिए धनावेश है, धनावेशित परमाणु को ले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद उदासीन परमाणु के पास जब क्या हो, किसी धनावेशित परमाणु को ले जाएंगे तो क्या होगा, ये धन आवेश क्या करेगा, अब चूंकि इस परमाणु में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है, तो ये धन आवेश क्या करेगा, इसमें क्या है, जितने धन आवेश है उतने क्या है, ऋण आवेश है। तो ये क्या करेगा, धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, ये आवेश की धन आवेश होगा, तो ये धन आवेश क्या करेगा, धन आवेश पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, और ऋण आवेश पर क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, ऋण आवेश क्या होगा, आकर्षित होगा और धन आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। तब किसी दिखेगा इस तरह दिखेगा, यहाँ प्लस 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 प्लस, ये क्या है, धन आवेशित कण है। ये जो उदासीन परमाणु है तो इसका क्या हो जाएगा, धन आवेश क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा और ऋण आवेश क्या हो जाएगा, मतलब धन आवेश की ओर आ जाएगा। ऋण आवेश क्या होगा, धन आवेश के समीप आ जाएगा और धन आवेश क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि धन आवेश क्या कर रहा है, धन आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है, इसके धन आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है और ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, जो ये उदासीन परमाणु था, ये तो उदासीन परमाणु था, उदासीन परमाणु, ये उदासीन परमाणु था, इसको भूमिगत कर देते हैं। इस परमाणु को तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, हम भूमिगत कर देंगे। स्टेप 3, स्टेप 3, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करेंगे, स्टेप 2, ये स्टेप 3। तो स्टेप 3 में क्या करते हैं, इस परमाणु को क्या करते हैं, भूमिगत कर देते हैं। इस परमाणु का ये सिरा किया जाएगा, भूमिगत कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ तो प्लस आवेश है, धनावेशित परमाणु है, इस परमाणु का जो धनावेशित सिरा है उसको भूमिगत कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा, पृथ्वी से जोड़ दिया जाएगा। तो पृथ्वी से जोड़ने से क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे इसको हम पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इसका धन आवेश क्या कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। तो नहीं, पृथ्वी में चला जाएगा, लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये धन आवेश तो नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यहाँ से धन आवेश नहीं जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, इस धन आवेश को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे, धन आवेश को कर देंगे, उदासीन कर देंगे। तो जैसे ये धन आवेश को उदासीन करेंगे, करते हैं, जैसे धन आवेश को उदासीन, जैसे ये धन आवेश समाप्त होगा उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, इसका जो पृथ्वी से संबंध उसको काट देंगे, पृथ्वी के संबंध को हम क्या कर देंगे, यहाँ से क्रॉस काट देंगे। ठीक है, तब क्या बचेगा, इस पे बस क्या बचेगा, ऋण आवेश। अगर नहीं काटेंगे तो ये ऋण आवेश भी कहाँ समा जाएगा, पृथ्वी के अंदर समा जाएगा। पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी के अंदर ये गुण पाया जाता है, वो कहता है धन आवेश को भी ग्रहण कर लेता है और ऋण आवेश को भी ग्रहण कर लेता है। तो चूंकि पृथ्वी का संबंध धन आवेश से है तो पहले इसको ग्रहण कर लेगा, इसको क्या अपनी ओर, मतलब क्या इसको ग्रहण कर लेगा, या यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल क्या करेगा, इसको उदासीन कर लेगा।
और जैसे इसको उदासीन करेगा, क्या करेगा, इसका संबंध पृथ्वी से काट दीजिएगा। तो जैसे इसको उदासीन कर देते, ये प्लस आवेश क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब उसके पास क्या बचेगा, विष, बस क्या बचेगा, ऋण आवेश बचेगा। तो इसके पास क्या है, यहाँ पे धन आवेश है। ये स्टेप 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 4 में क्या हो जाएगा, पृथ्वी से इसका संपर्क तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है,